ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले जो इंडिया में आज से जब 200 साल पहले अंग्रेज़ों के ही समय उस समय हमेशा वर्चस्व रहा है सामान्य वर्ग का। ठीक है, तो आरक्षण देना इसलिए इतना ज़रूरी है, बराबरी इसलिए इतनी ज़रूरी है कि शिक्षा क्षेत्र में या जमींदारी क्षेत्र में या अन्य किसी भी जो अपर लेवल का क्षेत्र है जहाँ पे सरकारी नौकरियों में भी हर जगह में भी अगर आप देखें तो जो सामान्य वर्ग है, इसीलिए उसको जनरल कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल है, यहाँ पे सब बराबर है। ठीक है, उन लोगों का वर्चस्व ज़्यादा रहा है। ठीक है, और आरक्षण इसलिए बराबरी में इसलिए लाना है कि किसी भी देश के अगर हम लोग कंट्री का अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे सभी जो वर्ग है, सभी सिटीजन है, उनका बराबर होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के हर समझदार जो देश हैं, हर डेवलप कंट्री में आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, एग्जांपल में ले लीजिए, अमेरिका में ब्लैक्स को आरक्षण मिलता है। यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, अगर जो वहाँ पे यहाँ पे जो मज़दूर ले गए थे यूरोपियन जो अपनी कॉलोनीज़ से जो लेबर ले गए थे, उन लोग को भी जो अफ्रीकन यूरोपियन है वहाँ पे जो रहते हैं उन लोग को भी आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि वो लोग उस अपने जो पूरे जो वहाँ के सिटीजन हैं उन लोग से बराबरी कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि भारत की पहले की ये संस्कृति रही है कि हमारे जो एसटी वर्ग के जो आदिवासी लोग हैं उन लोग को एकदम तुच्छ समझा जाता था। ठीक है, और उन लोग से एकदम जो निचले स्तर का काम था, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, ठीक है, मज़दूरी, गधा मज़दूरी करवाना, उनको दिहाड़ी करवाना, यही सब किया जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम बराबरी में नहीं लाएंगे तो वो लोग उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करती रह जाएगी। वो लोग कभी भी हमारे नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएंगे और ये हमारी एक इकोनॉमी पे उनका एक गहरा प्रभाव दिखेगा कि हम पूरी तरह से डेवलप कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक माँ के पास 2 बच्चे हैं और दोनों एक उसमें से बहुत हष्ट पुष्ट है और एक बहुत ही पतला है, उसको बहुत ही कमज़ोरी हो गई है। ठीक है, तो अगर माँ तो यही करेगी ना कि तब तक अगर उचित यही रहेगा, अगर मतलब कि उसको दोनों को अगर एक को 1 गिलास दूध दे रही है, दूसरे को भी 1 गिलास दूध दे रही है। ठीक है, तो तब तक वो क्या करे, जब तक वो बच्चा उसके कैटेगरी में ना आ जाए, यानी कि उसको जो हष्ट पुष्ट बच्चा है उसको आधा गिलास ही दूध देगी और इसको 1.5 गिलास दूध देगी। ठीक है, और तब तक देती रहेगी जब तक दोनों बच्चे एक साइज के एक वेट के ना हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे दोनों में तो बात हुई थी आरक्षण देने की, क्योंकि उसको आधा गिलास देने लगी माँ और इसको 1.5 गिलास दूध देने लगी। ठीक है, तो ये भी एक ठो रिजर्वेशन की बात हो गई। ठीक है, तो आर्टिकल 15 हमारा ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो किसी भी हम इंडियन सिटीजन को लिंग यानी जेंडर, कास्ट, कलर और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, मतलब कि किसी भी तरह से आप किसी भी मतलब कि और जितनी भी जो डिफ्रेंशिएट यानी भेदभाव करने वाली जो चीज़ें हैं उन सब तरह से भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, इसमें ये मोटे तौर पे, लेकिन आर्टिकल 15 में भी कई ठो ऐसे क्लॉजेज़ हैं जो कि पूरी तरह से आर्टिकल 15 को डिफाइन करते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है कि 15 क्लॉज ए में कहता है, ठीक है, कि कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसी भी इंडियन सिटीजन को जेंडर, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, हाइट, कलर के आधार पे कभी भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। उनको बराबरी का जो दर्जा है वो देना ही पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सरकारी इंस्टीट्यूशन में आप आरक्षण देख रहे हैं तो इसीलिए सरकारी इंस्टीट्यूशन में आरक्षण मिलता है, क्योंकि आरक्षण अगर नहीं दिया जाएगा तो आज के भारतीय जो इंडियन कल्चर था पूरा, उसमें केरला के क्षेत्र में आप लोग अगर जानते होंगे तो जानते ही होंगे, लेकिन केरला के क्षेत्र में जो हमारा SC का समुदाय था उसमें एक तो नांगली की जो स्टोरी है बहुत फेमस स्टोरी है, क्योंकि वहाँ पे जो सामान्य वर्गों द्वारा टैक्स लिया जाता था कि अगर तुम निचले कास्ट की हो तो तुमको अपना चेस्ट नहीं ढकना है औरतों को वहाँ पे। ठीक है, अगर ढकोगी तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नांगली ने
वही नांगली ने जब वो टैक्स लोग मांगने आए तो अपने मतलब उन टैक्स से वो तंग आ चुकी थी, ठीक है। इसलिए अगर टैक्स मांगने आया तो उसने अपना स्तन काट के उन जो टैक्स मांगने आए थे लोग उन लोग को दे दिया। इस पर इतना भारी विद्रोह हुआ था कि वहाँ पे पूरी एक तरह से रिवोल्यूशन आ गया था कि हम लोग को टैक्स नहीं देना है। इसलिए आज केरला में जाएंगे वहाँ पे त्रावणकोर साइड में, तो वहाँ पे एक मतलब कि नांगली जो है उनकी मूर्ति लगी हुई है, तो उनको लोग देवी देवी की तरह पूजते हैं, ठीक है। तो और 15 तब यही तो 15 क्लॉज आते हैं आर्टिकल पे। तो 15 क्लॉज बी ये कहता है कि जहाँ कहीं भी अगर भेदभाव हो रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ की सरकार की, वहाँ के राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की या तो यूटी की वहाँ की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन या तो रोके, ठीक है। क्योंकि पूरी तरह तो ख़त्म हो नहीं सकता है। आप इंडियन कल्चर, यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति चलती है, आप पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। जाति के आधार पे ही वोट मांगे जाते हैं, ठीक है। मेन नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न इंडिया में आप कितने ही पढ़े लिखे हों उससे कोई मतलब नहीं, आपकी जाति क्या है उस आधार पर ही आप वोट देंगे, वो चाहे कोई भी हो, जाति के नाम से ही वो डिसाइड होते हैं। यहाँ पर ये परंपरा चलती आ रही है, पता नहीं कैसी परंपरा है, ठीक है। जो भी है पॉलिटिकल मैटर्स हम लोग को नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह है कि अगर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ अनटचेबिलिटी या कोई भी किसी तरह से भेदभाव, जैसे कि जो ST/SCs हैं उनको मंदिरों में नहीं जाने देना, ठीक है। उनको पब्लिक सेक्टर वाले जैसे कुएँ हो गए या तो नलकूप हो गया, वहाँ से पानी नहीं भरने देना, ठीक है। जैसे भी है, और उनका छुआ नहीं खाना, उनको हमेशा टॉर्चर करना कि तुम्हारी जाति ये है, तुम नरक में पैदा हो गए हो, ऐसी बात करना। यहाँ पे सरकार का कर्तव्य होगा कि इन सबको रोके, और जो भी ये सब करता है उनको प्रॉपर एक तो सज़ा का प्रावधान करे, ठीक है। लेकिन 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर महिलाएं और बच्चे हैं, ठीक है, उनको छूट दी जा सकती है किसी मतलब कि जैसे औरतों को मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है। इसीलिए मिलती है कि उनको थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में छूट दिया जाए। बच्चों के लिए छुट्टियाँ मिलती है, या उनको फ्री एजुकेशन मिलता है, ठीक है। फ्री एजुकेशन, जैसे कि देखते हैं कि अगर ठंड में बच्चों का स्कूल यदि बंद हो जाता है, क्योंकि भाई वो उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो डेवलप होते रहते हैं कि वो एडल्ट्स का मुकाबला कर सकें, ठीक है। तो उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करना, ये सब जिम्मेदारी सरकार की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाता है। ये एकदम प्रोहिबिटेड नहीं है कि तुम एकदम करो ही करो, ये निर्देश दिया जाता है कि एकदम कंपलसरी नहीं है कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ये सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, ये कुछ कर दिए जाएंगे, तो ये सब नहीं है। बस एक निर्देश दिया जाता है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इसको अगर करना है, ठीक है। और 15 क्लॉज 4 में ये कहता है कि आपको ओबीसी और ST/SC को तब तक आरक्षण देना है जब तक वो जनरल कैटेगरीज के बराबर आके खड़े ना हो जाएं। ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में, उसमें ये कहा गया था, ठीक है। तो ये और उस समय के लिए व्यवस्था जो थी 10 साल की थी, ठीक है। लेकिन ये भी उसमें प्रावधान था, ये भी उसमें एक मतलब मेंशन हुआ था कि अगर 10 साल में अगर ये लोग बराबर नहीं आते हैं तो अगले फिर 10 साल में इनकी ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो आज तक भी आप देखेंगे तो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर को अगर हम छोड़ दें तो ओबीसी और ST/SC जो कि अभी भी जनरल कैटेगरीज की बराबरी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे प्राचीन काल से ही शिक्षा पे ब्राह्मणों और राजपूतों का अधिकार रहा है। वो लोग और हमारी हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म में और किसी को शिक्षा का अधिकार, एकलव्य क्या देख लें, कर्ण का देख लें, वो शूद्र था, एकलव्य बीच मल्लाह था, उसको इस बेसिस पे उसको शिक्षा नहीं दिया गया कि तुम क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं हो। शिक्षा का ग्रहण का अधिकार, ये हमारी एक जो हिंदू जो संस्कृति है उसकी एक तो कुरीति रही है। सती प्रथा हो गया, ब्राह्मणों राजपूतों का शिक्षा में वर्चस्व हो गया, ठीक है। और छुआछूत हो गए, जाति हो गया, ये सब हिंदू धर्म में एक तो एकदम कुरीति रही है। ईसाई धर्म इसीलिए आगे है कि वहाँ पे कोई भी मतलब कि ईसाई धर्म में देखते हैं कि गरीब वर्ग जो हैं और ST/SC हैं आज बहुत धड़ल्ले से ईसाई धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं इलीगली, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उनको बराबरी का ओहदा प्राप्त होता है, वहाँ पे कुछ ऐसी जाति की कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत आगे हैं। उनमें बस एक ही है कि तुम कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, ठीक है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा भेदभाव नहीं कि तुम कैथलिक ईसाई हो कि प्रोटेस्टेंट ईसाई हो, ठीक है, तुम ईसाई हो, काम खत्म,
ठीक है। तो ये सब इसीलिए यहाँ पे इतनी मतलब कि इसीलिए यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो जाता है, तंग आकर बस मतलब कि अपर कास्ट से टॉर्चर होकर, हमेशा नीचा दिखाकर, तंग आकर जो है कि निचली कास्टेड हैं वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं इलीगली तौर पे, और पब्लिकली तो नहीं करती हैं लेकिन इलीगली तौर पे कर लेती हैं, और करवाया जाता है कुछ पैसे के लालच में, कुछ जो भी अपना कारण हो, ठीक है। और फिर 15 क्लास 5 ये कहता है कि अगर मतलब कि 19 अगर इसको 15 क्लॉज 4 को मतलब पहले संविधान में एक ही आर्टिकल 15 था, लेकिन ये सब बाद में जोड़े गए हैं। फिर 15 क्लॉज 5 में ये कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या तो स्टेट इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, सभी अगर वो ट्रस्ट वाले भी हों तो उनमें भी रिजर्वेशन देना कंपलसरी होगा राज्य सरकार को, ठीक है, या केंद्र सरकार को रिजर्वेशन देना हमेशा से कंपलसरी होगा। अगर रिजर्वेशन नहीं देते हैं, अगर वहाँ जहाँ पे कहीं भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा, स्टेट इंस्टीट्यूशन द्वारा या तो पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो वहाँ पे केस किया जाता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे रेट निकाल देगा या तो तुरंत वहाँ पे स्टे लगा देगा, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना वो फंडामेंटल राइट्स का पूरी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, उसका पूरा अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स में, उसमें सरकार की एक नहीं सुनी जाती, ठीक है। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे मतलब कि एक तो पिलर के जैसे है फंडामेंटल राइट्स को संसद मतलब कि बदल तो सकती है, लेकिन जो केशवानंद भारती केस आया था उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दी गई थी कि आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर में पूरी मतलब एक तौर से ये मतलब पूरी फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे आता है, ठीक है, कि ये फंडामेंटल राइट्स ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते नहीं, बता संसद मतलब चाह के भी अगर फंडामेंटल राइट्स में बदलाव भी करना चाहेगी तो बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, वो इतना आसान नहीं होता है फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर देना, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 है, पूरा क्लॉजेस था आर्टिकल 15 का। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 16 हमें क्या कहते हैं। तो 15 और 16 में दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ज़्यादा नहीं। तो हम अगले वाले लेक्चर में आर्टिकल 16 के बारे में जानेंगे कि वो क्या कहता है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।